Hello friends, today we will start today we will understand about the third unit for UGC नेट syllabus. थर्ड जो यूनिट है हमारा वो फ्रिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी है. अच्छा, सबसे पहले ना ये शब्द ही हम लोग समझें कि फ्रिक्शन शब्द का मतलब क्या होता है. फ्रिक्शन शब्द का मतलब होता है इमेजिनरी, वो जो रियलिटी में नहीं हुआ है. तो फ्रिक्शन का मतलब काल्पनिक होता है. काल्पनिक होने का मतलब ये हो गया कि जो हमारा एग्जरेशन है, जो हम अपने दिमाग से अपने आप से बनाए हैं वैसा होता है, तो उसको हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं. तो फ्रिक्शन और शॉर्ट स्टोरी. और फ्रिक्शन ना, जैसे नोवेल है तो नोवेल से छोटा हो गया तो नोवेला कहेंगे, उससे भी छोटा हो गया तो शॉर्ट स्टोरीज कहेंगे, उससे भी छोटा हो गया तो हम लोग यानी वेरी शॉर्ट स्टोरीज कह सकते हैं, तो या फिर एनेक्डोट्स कह सकते हैं उसको, किस्सा. तो ये सब होता है. तो ये सारा चीज़ जो इमेजिनेशन से, जो सारा रियलिटी नहीं वर्चुअल चीज़ है, जो हमारा इमेजिनेशन है उससे बन के तैयार है, वो फ्रिक्शन होता है. अब साइंस का फ्रिक्शन रहेगा तो साइंस फ्रिक्शन कहेंगे. जैसे आप स्पाइडरमैन देख रहे हैं या इस तरह का कोई मूवी देख रहे हैं, ये सभी साइंस फ्रिक्शन है, इमेजिनरी है, कहानी बनाई गई, काल्पनिक कहानियाँ हैं. तो हम लोग इसी चीज़ को समझेंगे कि इस यूनिट में क्या क्या है. तो सबसे पहले तो फ्रिक्शन को हम लोग समझ ही लें कि फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या होता है. तो डेफिनेशन हमारा ये है. डेफिनेशन क्या है? फ्रिक्शन इज अ नरेटिव दैट इज इमेजिन्ड, इन्वेंटेड एंड प्रिटेंडेड rather than based on actual events or people. ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, एक्चुअल इवेंट्स और पीपल. वो किसी व्यक्ति से या तो किसी घटना से संबंधित नहीं होता है. आप पुरानी फिल्में या सीरियल्स या फिल्म भी देखे होंगे तो उसमें कहा ये कहानी काल्पनिक है, इसका किसी मृत या जीवित व्यक्ति या किसी घटना से कोई भी संबंध नहीं है. तो दैट इज फ्रिक्शन. जो काल्पनिक है वही फ्रिक्शन होता है. जो काल्पनिक है, जो हम लोग अपने फीलिंग्स इमोशन से एजरेट करके अपने आप से बना लिए हैं, इन्वेंट किए हैं, इमेजिन किए हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे फ्रिक्शन. और ये एक बताने का स्टाइल है. नरेटिव ही होता है. नरेटिव का नरेट करना, नरेटिव से नरेट करना निकला है, तो वो है. नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या इसकी क्वालिटी होती है. तो ये एक तो पहला इमेजिनरी इवेंट होता है जो हम लोग समझ चुके हैं. जब इमेजिनरी इवेंट्स होंगे तो सेटिंग भी इमेजिनरी होगी और कैरेक्टर्स भी इमेजिनरी होंगे. अगर हम लोग कोई काल्पनिक कहानी बना रहे हैं तो उसमें जो चरित्र लेंगे वो भी काल्पनिक होंगे. जब चरित्र काल्पनिक होगा तो वो जगह भी काल्पनिक होगा, ये रियल सिटी में नहीं होगा. तो वो सारा चीज़ हो सकता है. कभी कभी सेटिंग रियल भी होता है कि लंदन का आदमी था, घटनाएं हम लोग से बनाए हैं, लेकिन सेटिंग थोड़ा बहुत रियलिटी हो. क्रिएटेड टू इंटरटेन एंड एजुकेट एंड परस्यूड. सबसे बेसिक चीज़, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? ये हम लोग को मज़ा देने के लिए लिखा जाता है. नोवेल्स ना, अंग्रेजी में प्रोसेस तो पहले आ गए थे, लेकिन नोवेल्स का जो प्रचलन चला वो आपका लेट रोमांटिक एज और उसके बाद विक्टोरियन एज में चला. तो विक्टोरियन एज में लोग इंटरटेनमेंट के लिए लिखते थे मज़ा लेने के लिए. अच्छा, जो पढ़ते थे वो भी मज़ा, इंटरटेन होने के लिए ही पढ़ते थे. तो ये उनका बेसिक करेक्टरिस्टिक हुआ. ऑन नॉट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल और फैक्चुअल रिकॉर्ड्स, जिसका कोई रियल में रिकॉर्ड नहीं है, ना ऐतिहासिक घटना से कोई संबंध रखा हुआ होता है, ना ही रियलिटी से, कोई फैक्ट से उसका कोई लेना देना होता है. वो कुछ भी बोला जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है. आप ऐसा बहुत सारा साइंस फिक्शन वाली मूवीज़ देखिए, या फ्रिक्शन का मतलब कोई भी काल्पनिक. हम लोग छोटे थे ना तो उस समय थोड़ा बहुत कॉमिक्स का डिटेल चलता था. तो ये कॉमिक्स क्या होते थे? नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव और बहुत सारी काल्पनिक. अभी भी आप देखो ना, ऐसे बहुत सारे करेक्टर्स हैं जो ना ही उनका हिस्ट्री है, ना ही उनका कुछ फैक्चुअल चीज़ है, तो वो ऐसे ही आपको दिखेंगे. फोर्थ थिंग होता है थीम, सिंबलिज्म एंड मेटाफर. ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज़ है. अक्सर हम लोग इसमें देखेंगे कि कोई व्यक्ति को सिंबलाइज करता हुआ पूरा जनरा को या फिर पूरे क्लास को सिग्निफाई करता हुआ वो करेक्टर रहेगा. इसी तरह मेटाफर्स यूज होते हैं और कुछ स्पेसिफिक थीम्स भी रहता है. उसमें आपको बताएगा कि पर्सनल लाइफ कैसी होनी चाहिए, आपका बिहेवियर दूसरों से कैसा होना चाहिए. इन सभी चीज़ों को इनलर्ज किया जाता है. कैन बी रियलिस्टिक और फैंटास्टिकल. वो हम लोगों को बहुत सूदिंग सा अफेक्ट देगा, फैंटास्टिक सा अफेक्ट देगा और रियलिस्टिक महसूस होगा. रियलिस्टिक होगा नहीं, बल्कि रियलिस्टिक हम लोग को सीम्स दैट इट इज़ रियलिटी. हम लोग को अनुभव ऐसा कराएगा कि वो रियलिटी है. तो ये हमारा बेसिक करेक्टरिस्टिक है.
फिक्शन का। अच्छा, फिक्शन का टाइप कौन सा है? तो एक जो सबसे बेसिक और प्रिवलेंट टाइप है वो है नोवेल, शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरीज ना और नोवेल के बीच में अगर वो कोई स्टोरी है, कोई नोवेल है जो बहुत लेंदी नहीं हो पाया और स्टोरी कहने लायक जितना छोटा भी नहीं हुआ, तो बीच का जो हो जाता है वो नोवेला कहलाता है। फ्लैश फिक्शन, पोइट्री भी हो सकती है। पोइट्री भी इमेजिनरी वाला पोइट्री बहुत सारा होता है जो हम लोग नरेटिव पोइट्री का स्टाइल यूज़ करके कहते हैं। बहुत सारे ड्रामा भी होते हैं जो काल्पनिक होते हैं, अधिकतर ड्रामा काल्पनिक होते हैं। बहुत सारे ड्रामा वैसे भी हैं जो रियल घटना पर बेस्ड होते हैं। और ग्राफिक्स नोवेल भी, ग्राफिक्स नोवेल दैट मीन्स ग्राफिक्स नोवेल आप जैसे जो अभी देखते हैं ना, छोटा भीम है, इस तरह का है, वो सिंह चांग है, तो ये सभी ग्राफिक्स नोवेल में आ जाते हैं। या फिर उसमें मैनिपुलेट करके दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है कार्टून के फॉर्म में, तो वो सभी हमारे ग्राफिक्स से रिलेटेड चीज़ आ जाते हैं। या फिर वो काल्पनिक रूप से बना करके हम लोग करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ग्राफिक्स नोवेल। नेक्स्ट, इनके सब जॉनरज। अच्छा, सब जॉनरज ना बहुत अलग अलग इमोशन को रिप्रेजेंट करने वाले नोवेल होंगे। कोई नोवेल होगा, अब आप लोग बहुत सारे लोगों ने चेतन भगत को पढ़ा होगा। चेतन भगत के नोवेल में क्या रहेगा? रोमांस, लव स्टोरी। तो अच्छा कुछ वैसे भी नोवेल आपने पढ़े होंगे जिसमें साइंस फिक्शन, जैसे एक बहुत फेमस H.G. वेल्स का नोवेल है इनविजिबल मैन, जो +2 में चलता है, या फिर CBSE में पहले चलता था, +2 में था, तो अब तो खैर शायद हटा दिया गया सिलेबस से, लेकिन फिर भी वो चलता है। तो वो साइंस फिक्शन का जॉनरा है। फंटासी का हो गया जो हम लोग को मज़ा देगा, हम लोग जो चाहते हैं वही हो, एकदम बड़ा फंटास्टिक सा उसका पर्सनालिटी हो, तो ये फंटासी हो गया। साइंस फिक्शन तो हम लोग समझ ही रहे हैं। रोमांस आप अगर चेतन भगत को पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े तो हम एक दो एग्जाम्पल दे करके, उसमें बहुत डिटेल डिस्क्रिप्टिव रहता है। लड़का है, लड़की है, मिल रहा है, लड़की के लिए गुलाब लेकर के गया है और लड़की जो है उसको एकदम शर्मा करके बता रही है कि ऐसा ऐसा है, या अपने फीलिंग्स और इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो जॉनरा कहलाएगा रोमांस का। मिस्ट्री, जिसमें जादू या फिर जादुई मैजिकल पावर्स है किसी के पास, कुछ वैसा है, जीसस क्राइस्ट की कहानियां हैं जो मिस्ट्री से रिलेटेड है, या फिर कोई काल्पनिक कहानियां ही होती है जो पास्ट का है, कि कोई भूत था जो कैद है। जैसे अगर आप लोगों ने हॉलीवुड की एक मूवी ममी देखी होगी, बड़ी पॉपुलर मूवी थी, तो उन सभी से आप देख सकेंगे, वैसे मिस्ट्री है। थ्रिलर, इसी तरह मर्डर है या उस तरह का थ्रिलर होता है जिसमें बहुत सारा सस्पेंस होगा, थ्रिलर होगा, मारपीट और उससे जुड़ा हुआ होगा। इसी तरह हॉरर, जो डरावना मूवी है जिसमें भूत दिखाएगा। अभी हाल फिलहाल में एक मूवी आई थी स्त्री, तो स्त्री 1 या स्त्री 2 या स्त्री की मूवी आप देखें तो उसमें क्या है, वो हॉरर है प्लस जो है कॉमेडी का मिक्सचर है। हिस्टोरिकल फिक्शन, यानी कैरेक्टर्स हो सकता है रियल हो या तो सेटिंग रियल हो और कहानी बनाई हुई हो। दैट मीन्स हम आपको बताते हैं, जैसे एक बहुत ही पॉपुलर कहानी है वेटिंग फॉर महात्मा। अगर आप उसको पढ़ेंगे ना तो उसमें देखिएगा गांधी जी का मिलेगा सिग्निफिकेंस मिलेगा, या गांधी जी का एग्जिस्टेंस मिलेगा, लेकिन रियलिटी में कहानी पूरी तरह से वर्चुअल है, पूरी तरह से बनाई गई इमेजिनरी कहानी है, लेकिन हाँ गांधी जी का एग्जिस्टेंस मिलता है। तो हिस्टोरिकल फिक्शन का मतलब है कि हिस्ट्री से कुछ इंसिडेंट उठा करके ले लिया गया, बाद बाकी कैरेक्टर्स और दूसरे चीज़ ना इमेजिनरी हैं। यंग अडल्ट फिक्शन, ये भी ऑलमोस्ट रोमांस के जैसा ही है। लोग जो नए जनरेशन का, अभी बहुत सारा ना ये छोटे छोटे सीरियल्स आते हैं जिसको हम लोग क्या OTT प्लेटफॉर्म सब कहते हैं, वो सभी इसके आता है। चिल्ड्रन फिक्शन, बच्चों के लिए जो बनाया जाता है। और मैजिक रियलिज्म ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैजिक रियलिज्म आपको मिलेगा, एक बहुत फेमस राइटर हैं गार्सिया गैब्रियल मार्केज, उनको 1982 में नोबेल प्राइज़ मिला था। तो उनका वर्क अगर आप पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको मैजिकल रियलिज्म पड़ेगा। या फिर ये भी, वो भी हैं आपके सलमान रुश्दी, उनका भी मिडनाइट चिल्ड्रन, वो भी मैजिक रियलिज्म का। मैजिक रियलिज्म में होगा क्या ना, वो आपको बहुत बढ़िया सा इफेक्ट देगा, एकदम गुदगुदाएगा। एक वर्क आप जरूर पढ़ें अगर आपको मौका लगे तो, गैब्रियल गार्सिया मार्केज का ही लिखा हुआ है
लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा, उसमें क्या बेहतरीन डायलॉग्स हैं, क्या बेहतरीन। वो नोवेल अगर पढ़ेंगे ना तो यू विल बिकम अ फैन ऑफ दैट पर्सन, दैट राइटर। आपको मज़ा आ जाएगा, वो गुदगुदाने वाला एकदम देगा कि जो आप चाहते हैं वही होगा, और इतना ड्रामेटाइज तरीके से होगा कि एकदम आपको लगेगा कि रियल सर्कमस्टांसेस ऐसा हो सकता है, आसपास मेरे घट रहा है, और इसको हम लोग मैजिक रियलिज्म कहते हैं। तो ये हमारा हो गया सब जॉनर्स। उसके बाद इसमें एलिमेंट, यानी वो कैसे कंपाइल किया जाएगा। तो प्लॉट, प्लॉट का मतलब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं या समझ चुके हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैरेक्टर का मतलब हर कैरेक्टर का अपना एक चरित्र होगा। कोई व्यक्ति होगा जो हंसोड़ होगा, कोई व्यक्ति होगा जो सीरियस होगा, कोई व्यक्ति होगा जो बहुत वर्कोहलिक होगा, बहुत व्यक्ति ऐसा होगा जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, बहुत व्यक्ति बहुत प्यार से बोलेगा। तो वो कैरेक्टर डेवलपमेंट, हर कैरेक्टर को कुछ कुछ गुण दे करके, आई मीन उसके एसेंस को दे करके डेवलप किया जाता है। सेटिंग, ऑलरेडी हम लोग ड्रामा में भी सेटिंग पढ़ते हैं, नोवेल में भी सेटिंग रहती है। सेटिंग का मतलब हो गया हमारा वो कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, वेयर, हाउ, व्हेन, ये सभी, व्हाई, इन सभी का जो उत्तर दे रहा है। बेसिकली हम लोग वेयर और व्हेन ये दो उत्तर खोजते हैं, ये सारा चीज़ जो बता रहा है उसको हम लोग सेटिंग कहेंगे। थीम, थीम का मतलब है जो नॉलेज का पार्ट है, जो उसमें डायरेक्शन मिल रहा है वो। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हम लोग को थोड़ा बहुत टेंशन होगा, हम लोग को क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि आगे की चीज़ों को पढ़ें। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है द्वंद्व, दिमाग में एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट करता है। बाद में ये नोवेल का या लिटरेचर का काम भी है कि उस कन्फ्यूजन को, उस डिलेमा को, जैसे जैसे वो नोवेल अंत की तरफ बढ़े तो वो सारा रिजॉल्व होता जाए, वो सारा खत्म होता जाए। उसके बाद कुछ डायलॉग्स भी होंगे। पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू ना इसका मतलब है कि वो कहानी कौन बता रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या ओमनिबस है, को कैसा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि कौन बता रहा है। कहानी जो बताएगा वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू कहलाता है। स्टोरी, कभी कभी हीरो खुद ही अपनी स्टोरी बता रहा है तो उसको फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू कहेंगे। इसी तरह सेकंड पर्सन है, इसी तरह थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है। ओमनिबस है या बाहर रहता है, जब वो ड्रामा में या नोवेल में है ही नहीं, बल्कि ड्रामा में तो खैर नहीं होगा, लेकिन नोवेल में वो प्रेजेंट ही नहीं है, बाहर से वो देख रहा है और बता रहा है, तो थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है। और स्टाइल का मतलब उसको प्रेजेंट करने का तरीका, चैप्टराइजेशन, किस तरह से चैप्टर्स में डिवाइड करके वो बताया गया है या एक्सप्लेन किया गया है। अब इसका पर्पस क्या है, देखो लिटरेचर का बेसिकली दो ही पर्पस होता है। एक तो इंटरटेनमेंट, एक बड़ा फेमस सा डायलॉग है, फिल्में सिर्फ चलती है इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट और इंटरटेनमेंट के कारण। तो बस यही जान लो कि सबसे पहला चीज़ इंटरटेनमेंट है, और दूसरा चीज़ होता है उससे कुछ न कुछ हम लोग सीख पाएँ। तो उसको आप एजुकेशन कहिए, उसको डायरेक्शन कहिए, उसको आप नॉलेज कहिए। तो ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है जो हर लिटरेचर में आपको मिलेगा, वो दो चीज़ ये है, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट। इसके बाद वो सोशल कमेंट्री है, समाज के बारे में बताता है। इमोशनल कनेक्शन है, यानी अपने इमोशंस को कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं, या दूसरे को हम कैसे अपने चीज़ों को एक्सप्रेस करके अपने थ्रू कनेक्ट करा सके। स्केपिसिज्म, स्केपिसिज्म का मतलब है जो दिख रहा है ना उससे भागने का, या फिर कह रहे हैं होता क्या है ना, जिस चीज़ की कमी आपके जीवन में होगी ना वो चीज़ आप पढ़ना खूब चाहेंगे। आप देखो जिसके भी व्यक्ति के जीवन में प्यार का, फैमिली का कमी होगा ना, फैमिली में बहुत कम मेंबर हैं, तो वो फैमिली वाली स्टोरी को खूब पसंद करेगा, उसको हमेशा पसंद आएगा सूरज बड़जात्या का फिल्म बागवान, और उसकी फैमिली में 2 ही 3 मेंबर हैं, और वो फिल्म कौन पसंद करेगा, बागवान, हम साथ साथ हैं। क्यों? क्योंकि वो इन सभी चीज़ों से झेल रहा है, तो उसको वो अच्छा लगता है कि वो अपनी फैमिली के साथ है। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी, हम लोग को ये एक ड्रामा या नोवेल या लिटरेचर क्या है, वो हमारी सोसाइटी को ही रिफ्लेक्ट करता है। मिरर ऑफ, लिटरेचर इज़ अ मिरर ऑफ आवर सोसाइटी, ये तो लिटरेचर का बेसिक डेफिनेशन ही है। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी है, और एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडियाज़, नए नए विचारों का भी एक्सप्लोर करता है, खोजता है, विचार आता है मन में और उसको कंपाइल किया जाता है फ्रिक्शन के फॉर्म में या फिर दूसरे फॉर्म्स में भी। अच्छा, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अगर आप समझ पाएँ तो ठीक है, अदरवाइज हम आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं। जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस, प्राइड एंड प्रेजुडिस जैन ऑस्टिन का लिखा हुआ बहुत बेहतरीन नोवेल है, इनका सेकंड नोवेल है और बहुत बढ़िया कहानी। अगर आप उसको पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो हम जब पढ़ाएंगे तो थरेली पढ़ाएंगे। उसमें एक लड़का होता है ड्रक्सी,
फिट्स विलियम ड्रक्सी नाम है उसका, और एक लड़की होती है एलिजाबेथ बेनेट। इसी दोनों की लव स्टोरी है। क्या क्या आता है, एक व्यक्ति है ड्रक्सी है जो थोड़ा सा प्रेजुडिस रखता है, और बेनेट है जो प्राउडी है, और दोनों का फिर कैसे कैसे मिलना होता है, फाइनली दोनों की शादी होती है। तो ये सभी ना एक फ्रिक्शनल चीज़ है और रोमांस है, वो बड़ा बेहतरीन रोमांस है। और जैन ऑस्टिन ऐसे भी फीमेल राइटर में वन ऑफ द पाइनियर हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा लिखती हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरह जॉन आयर ब्रॉन्टी सिस्टर्स, शार्लेट ब्रॉन्टी का लिखा हुआ है। इवन दो और सभी के बारे में भी आप धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम आपको बताते चलेंगे। अदरवाइज आप इन सभी के हैरी पॉटर देखे होंगे आप, ये कंटेम्प्रेरी नोवेल में आ जाएगा। जो अभी चल रहा है हैरी पॉटर है, वो एक रिंग क्या एक था, शॉर्ड ऑफ किंग्स ऐसे करके कुछ मूवी थी, वो भी है। इस तरह नार्निया है, ये सभी मूवी क्या है, ये सभी मूवी भी नोवेल का कंटेम्प्रेरी नोवेल्स हैं। अच्छा, हैरी पॉटर ना नोवेल के फॉर्म में लिखी गई, बाद में उस पर फिल्म बना है, तो जो नहीं जानते हैं वो। तो ये हम लोगों ने थर्ड पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया है। थर्ड पार्ट क्या है, फ्रिक्शन, जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, जो फोर्थ यूनिट है, उसका लेक्चर कल आएगा। अदरवाइज़ आप यहाँ तक देखें, इस वीडियो को तक देखें और थोड़ा थोड़ा समझने का कोशिश करें। मैं बहुत ज़्यादा इंटेंस चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, मैं बस बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि आप जस्ट इनिशिएट कर रहे हैं। अगर आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं नेट के प्रोस्पेक्टिव से या इंग्लिश का प्रोस्पेक्टिव से सीखना शुरू कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको मज़ेदार रहेगा या आपको इंटरटेनिंग वे में समझ में आएगा। नेक्स्ट जो हम लोग कल करेंगे नॉन फ्रिक्शनल करेंगे, यूनिट 4। और जिन्होंने इसके पहले ड्रामाज और पोइट्री के लेक्चर्स नहीं देखे वो देखिए, क्योंकि वो देखने से आपको एक रफ आइडिया तो मिल जाएगा कि हमको पढ़ना क्या है। ये पूरा सिलेबस ही हम डील करेंगे ये नेक्स्ट 10 डेज तक, जो यानी 2-3 लेक्चर्स तो हो चुके हैं, और जो नेक्स्ट हैं हर एवरीडे एक लेक्चर आपको एक यूनिट के बारे में थोड़ा डिटेल नॉलेज, पूरा डिटेल डिस्कशन हो जाएगा, जिससे आपको पता तो चले कि आखिर हम लोगों का नेट का सिलेबस है क्या। बहुत से लोग तो ये मान के बैठे हैं कि बहुत कुछ पढ़ना है, ड्रामा, सारा ड्रामा पढ़ना है। अरे भाई, सारा ड्रामा नहीं पढ़ना है, कुछ ड्रामा पढ़ने हैं, कुछ ड्रामेटिस्ट पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ना है। सारे ड्रामाज नहीं पढ़ने होते हैं, सारे ड्रामेटिस्ट नहीं पढ़ने होते हैं, बल्कि वो सेलेक्टिव हम करके आपको देंगे, एकदम वही चीज़ बताएंगे जो आपके एग्जाम में आता है। बट आपको बेसिक आइडिया तो होना ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बेसिक आइडिया से, अंडरस्टैंडिंग से बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आप उन सभी को पता कर लेते हैं या उन सभी को सीख लेते हैं, तो आगे ड्रामा समझना बहुत मुश्किल नहीं है। ड्रामा की कहानी और प्लॉट ऐसा थोड़ी कि कभी कहानी लिखने आएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले की तरह 2007-8 से पहले शायद ना, जब नेट के एग्ज़ाम्स होते थे ना, तो उस समय सब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ करते थे। तो अब तो नहीं है सब्जेक्टिव, अभी तो ऑब्जेक्टिव है। तो ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे। हम लोग को डिटेल डिस्क्रिप्शन, पूरी कहानी नहीं पढ़नी है, बल्कि उसका इंपॉर्टेंट पार्ट सब पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट है वो तो उतना एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और उससे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आई थिंक हम लोगों ने कंप्लीट किया है ये यूनिट 3। कल हम लोग यूनिट 4 करेंगे। थैंक यू।